कई टाइप के आपको बताए गए थे, उसमें नंबर करके पूछे। पहला नंबर लेंगे, वह लवण जिसका जलीय विलयन उदासीन होता है, वह लवण जिसका जलीय विलयन उदासीन होता है, साधारण लवण कहलाता है। जैसे NaCl, KCl, KNO3, Na2SO4, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट। भाई नाम पढ़ने में बताया गया है, और ऑर्गेनिक में जो कंपाउंड है भाई नाम हम जानना। दूसरा नंबर सेम डिफिनेशन लिख दो, जहाँ उदासीन लिख दो वहाँ अम्लीय कर दो। वह लवण जिसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, अम्लीय लवण कहलाता है। जैसे नेक्स्ट फोर पे NH4 का 4+64 तीसरा अम्लीय या क्षारीय कर दो। वह लवण जिसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय लवण कहलाता है, बेसिक सॉल्ट। जैसे Na2CO3, NaHCO3, एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, CH3, नाम क्या था इसका? क्षारीय होता है। अलग वे लवण जो दो लवणों से मिलकर बने होते हैं, वे लवण जो दो लवणों से मिलकर बने होते हैं,
दुख लवण, डबल साल्ट जैसे K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये पूरा एक ही लवण है जिसका नाम क्या है? फिटकरी है। एकदम से फिटकरी कई तरह के होते हैं, पोटास फिटकरी है। ये एक कामा करके वो लिख लेना, PSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस, PSO4 इंटू 6H2। हिंदी में बोलते हैं मोहर लवण। ये भी एक साल्ट, डबल साल्ट, मोहर लवण। फेरस अमोनियम सल्फेट, तो इसका नाम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। कई बार एग्जाम में पूछा है मोहर लवण में कितने जल अणु होते हैं? 4, 5, 6, 7, 6। जैसे हाइपो में 5 होता है, बोराक्स में 10 होता है, माइक्रोकास्मिक में 4 होता है, पीओपी में आधा होता है, जिप्सम में 2 होता है, तो जिप्सम में 7 होता है। जल अणुओं पे ही और क्वेश्चंस नहीं बनाते कंप्लीट लेवल पे। लेकिन आगे वे लवण जो अपने जलीय विलयन में जो अपने जलीय विलयन में 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन देते हैं। मिश्रित लवण कहलाते हैं, मिक्सचर सॉल्ट। मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे Na, NH4, माइक्रोकास्मिक नाम होता है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। 4 जल के अणु होते हैं। इसको अगर पानी में घोला जाए तो सोडियम आयन प्लस में निकलता है, अमोनियम आयन प्लस में निकलता है, हाइड्रोजन आयन प्लस में निकलता है और फास्फेट मूलक निकलता है 3 माइनस। कितने तरह के प्लस वाले निकलेंगे? 3 तरह के। जिसमें ज़्यादा तरह के प्लस या ज़्यादा तरह के माइनस निकलेंगे वो होगा मिक्सचर सॉल्ट। लास्ट वे लवण जो अपने जलीय संकर आयन देते हैं। संकर आयन देते हैं। संकर लवण कहलाता है। जैसे ये तो बहुत पॉपुलर संकर आयन है। संकर आयन का पहचान एक बॉक्स से होता है, जिसमें भी कहीं ऐसे बॉक्स बना दे तो जान लेना वो कॉम्प्लेक्स आंसर है। इसके बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी 12th में जाओगे तो पूरा एक चैप्टर है।
केमिस्ट्री का ये अलग है, ये अलग काम करके। तो इसका नाम है पोटेशियम फेरोहेक्सासाइनाइड और इसका नाम है टेट्राहेड्रल सल्फेट, IPSC नाम इनका अलग होता है। इसका पोटेशियम हेक्सासाइनाइड टेट्राएमिनो कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो IPSC में कैसे लिखते हैं कि हम लोग बहुत सी चीज़ों को, मतलब एक बहुत बड़ा सब चैप्टर है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इंटरव्यू होगा, ये लिखा लास्ट बचेगा। फिर आज इतना ही जानना है, जिसमें ये बॉक्स वाला है जेटी लाइन, जिसको हम कॉम्प्लेक्स या संकर आयन कहते हैं, जो उसमें आता है वही संकर लोग होता है। अगला इसका है पीएच मान, पीएच मान अगला हेडिंग है पीएच मान। पीएच में स्मॉल पी कैपिटल एच रहता है, स्मॉल पी कैपिटल एच बताएंगे। किसी भी विलयन का पीएच मान उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को कहते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, किसी भी विलयन का पीएच मान उसके अम्लीयता या क्षारता, उसके अम्लीय या क्षारीय गुणों को प्रदर्शित करता है। अम्लीय या क्षारीय गुणों को, मतलब हम पीएच वैल्यू से क्या जान पाते हैं कि वो कितना अम्लीय है कि कितना क्षारीय है। अलग की बात है, हम लोग क्लास 11 तक तो 10 तक सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड पढ़े हैं। पीएच इक्वल टू जो होता है बाबू, वो होता है माइनस ऑफ लॉग 10 टू कंसंट्रेशन ऑफ पीएच आयन। हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है यहाँ से निकाला जाता है। इसके अलावा नोट पॉइंट में हम कुछ रिलेटेड फार्मूले और भी लिख दे रहे हैं, जो कि आपको लगातार यूज आएगा। कई बार H प्लस आयन की सांद्रता अगर चाहिए आपको, तो 10 पे पावर माइनस पीएच का उपयोग, पहला फार्मूला। दूसरा H प्लस आयन और OH माइनस आयन की सांद्रताओं का जो गुणनफल होता है वो 10 पे माइनस 14 रहता है। इससे हम किसी का भी एक अगर पता तो दूसरा निकाल ले जाएंगे। तीसरा जो फॉर्मूला आपका है, कभी POH निकालना है, जैसे पीएच होता है तो POH, तो माइनस लॉग ऑफ 10 टू OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन वाला मिल जाता है, जैसे OH और पीएच और POH का सम देखोगे किसी भी विलयन का तो छोटा होता है स्टैंडर्ड। बीच बीच में कुछ हमारे डाटा लगेंगे, जैसे log 10 पे 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 पे 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 पे 2 की वैल्यू 0.3010 होता है, log 10 पे वैल्यू 5 की वैल्यू 0.699।
क्योंकि भाई 4 डाटा भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंजन न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो बार बार ये लिखेंगे। तो 4 फार्मूले भी आपको तैयार रखना पड़ेगा, लेकिन मेन फार्मूला तो लॉग का वही है। 25 डिग्री सेल्सियस पे जब बनाया गया स्केल, पूरा पीएच वैल्यू में मिला कहाँ से, 0 से लेके 14 तक। इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, लास्ट 14 है। इसमें 7 वाले पे आया उदासीन, और हम लोग का जिसका पीएच वैल्यू 7 आता है वो क्या होता है, 7 से कम पे अम्लीय, जितने कम रहेगा उतने ज्यादा अम्लीय, 7 से ज्यादा पे। ये स्टैंडर्ड है 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो भी हमारी क्लास 9 से लेकर 11 तक बताया जाता है। कॉम्पिटेटिव लेवल में एक और जान लो, 90 डिग्री सेल्सियस पे पीएच वैल्यू 14 तक नहीं होता है, खाली 0 से 12 होता है। कितना, 1 2 3 4 5 6 8 9 और उदासीन कर दे। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग बचपन में जब कोई पूछता था उदासीन बिलेरों का पीएच मान कितना होता है, तो कितना बताते थे, क्या हमेशा 7 होता है? 7 खाली स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है, मानक ताप पे है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे। वही 90 डिग्री सेल्सियस पर पीएच मान पूछा जाए उदासीन मिलेगा कितना होगा, 6 होगा। और ताप बढ़ाओगे तो 5 होने लगेगा, और ताप बढ़ाओगे तो 4 होने लगेगा। लेकिन 2 याद है ना, कंपटीशन में एक बार आया था 90 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन मिलेन का पीएच मान कितना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 7 पे लगा के आए थे, क्योंकि उनको बताया नहीं जाता है कि टेम्परेचर बदलने पे बदल जाता है। 7 होता है, लेकिन कब, जब 25 डिग्री सेल्सियस रहे, मतलब ताप की बात ना की जाए। तो वहाँ से हम लोग रीडिंग देखेंगे, वहाँ से पीएच निकालेंगे, और ये कुछ कॉन्सेप्चुअल फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। न्यूमेरिकल कराते समय इनका ध्यान रखना होता है। That is सूचक, indicators. पदार्थ जो अम्लीय विलयन में अलग रंग, जो अम्लीय विलयन में अपना अलग रंग और क्षारीय विलयन में अपना अलग रंग प्रदर्शित करते हैं।
सूचक कहलाते हैं। जैसे सूचक है हमारे केमिस्ट्री में, सबसे नॉर्मली यूज करते हैं लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनॉल पथेलिन, ये सब सूचक में आते हैं। तो लिखो जैसे करते हैं लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनॉल पथेलिन, ये फा है वो आधा फा, फिनॉल पथेलिन, इससे आगे बता लेंगे थोड़ा सा तो कैसे आता है। लिखेंगे बफर विलेन, बफर विलेन इस चैप्टर में बार बार ये कभी कभी बोर्ड के या वो पूछा जाता है आपके पेपर में। बफर विलेन क्या है तो बताइए। वे विलेन जिनमें अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा डालने पर, मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बफर विलेन कहलाता है। मतलब बफर विलेन वह विलेन है जिसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिला दोगे तो उसका पीएच मान बदलेगा नहीं। मतलब किसी में अम्ल मिलाओगे तो पीएच मान घटता है, क्षार मिलाओगे तो पीएच मान बढ़ता है। लेकिन बफर विलेन वो विलेन होते हैं जिसमें थोड़ा सा मिलाओगे तो जितना पहले था मिलाने के बाद ही उतने रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो सिंपल बताते हैं कि जिसका पीएच मान ना बदले, क्या करने पर, अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसे बफर विलेन कहते हैं। आगे नीचे लिखेंगे बफर विलेन दो प्रकार का होता है, अम्लीय बफर विलेन और क्षारीय बफर विलेन। ऐसे लिख लेना बफर विलेन और उसमें दो एरो करके बना लेना। तो दो तरह का होता है, एक अम्लीय बफर विलेन और एक क्षारीय बफर विलेन। नीचे नंबर 1 डालेंगे, वह बफर विलेन जो दुर्बल अम्ल और उसी के दुर्बल अम्ल और उसी के लवण से बने होते हैं अम्लीय बफर कहलाते हैं। अम्लीय बफर विलेन कहलाते हैं।
अम्ल, दुर्बल अम्ल में कौन आता है? एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल प्रबल अम्ल की दुर्बल। तो दुर्बल अम्ल लेना होता है और उसी का लवण, इसी का एक लवण भी प्लस कर दो, CH3COO Na। लवण का कितने का इसका, मतलब ये पूरा मिलकर क्या बन गया? अम्ल से बना है, इसलिए नाम क्या रहेगा? अम्लीय कार्बोनेट। मतलब ये अम्लीय मतलब का एग्जाम्पल है। एस्टिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का मिश्रण ले लिया जाए तो अम्लीय कार्बोनेट बन जाता है। दुर्बल अम्ल होना चाहिए और उसी का लवण होना चाहिए। अब इसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाओगे भी तो इसका पीएच मान नहीं बदलेगा। नंबर 2, वे बफर विलेय जो दुर्बल क्षार और उसके लवण से मिलकर बने होते हैं। क्षारीय बफर विलेय कहलाते हैं। जैसे दुर्बल क्षार में कौन है? NH4OH और उसका वही लवण NH4Cl। ये पूरा अगर मिला दिया जाए, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण ले लिया जाए तो पूरा मिक्सचर होगा क्षारीय बफर विलेय। वियोजन की मात्रा ब्रैकेट में से और कुछ कहते हैं जी, आयरन की मात्रा, वियोजन की मात्रा हेडिंग है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करते हैं, या ब्रैकेट में लिख सकते हो आयरन की मात्रा, इसे आयरन की मात्रा भी कहते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताएंगे। दुर्बल अम्ल या क्षार जल में घोलने पर जल में घोलने पर वे आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, वे आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आंशिक रूप सब छोटा, पूर्ण रूप से नहीं भी थोड़ा सा, जैसे 100 है तो 10 टू 20 टू 15 टू, जब 100 का 100 टूट जाए तब क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से। और 100 में 50 टू 60 टू 30 टू टूटे तक आंशिक। तो जो प्रबल अम्ल और क्षार होते हैं जिन्हें पानी में डाला जाता है तो ये लगभग पूर्णतः वियोजित होते हैं। जैसे कि NaOH क्या है? प्रबल क्षार, इसको पानी में डालोगे 100 मोल डालोगे 100 मोल टूट जाएंगे NaOH। लेकिन जो दुर्बल होते हैं वो पूरा नहीं टूटते, वो आंशिक रूप से टूटते हैं। जैसे कि अगर 20 मोल एस्टिक अम्ल डालोगे तो एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, तो वो 20 मोल में से 4 मोल 3 मोल 6 मोल इसे टूटेगा, 14 मोल नहीं टूटेगा। तो जब हम लोग बताते हैं कि अम्ल और क्षार को जलीय विलयन में डाला जाता है, जलीय विलयन में बनाया जाता है, तो वे आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। इसमें वियोजित अणुओं की संख्या और कुल अणुओं की मिलाए गए कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को, इसमें वियोजित अणुओं की संख्या
वियोजित मैंने कितना टूटा और वियोजित अणुओं की संख्या और वियोजित अणुओं की संख्या और मिलाए गए कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कहते हैं। वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? अल्फा से। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जिसे ये रासायनिक साम और रासायनिक साम इकट्ठे रहता है सेकंड पेपर के शुरुआती दौर है। और आपको जो लिखाया जा रहा है ये जान लेना, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में लिखाया जा रहा है। इसमें कटौती मत करना कि जीएसटी काट ले। हाँ भाई, एक तो हम खुद उसको छाट छाट के माइंड से क्रीम चीजों को लिखवा रहे हैं कि जो आपके सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। तो उसमें कम से कम जैसे बफर विलियम बताया ना, उसकी बुक्स में देखोगे कम से कम 2 पन्ना खाली वही बका है। लेकिन वो चीजों को सही में समझना और सही में लिखने वाली चीजों को हमने आपको बताया सब, तो वो चीजें कम से कम तैयार कर लेना, ताकि कम से कम उतना आएगा तो 12th आप लोगों का बेहतर जाएगा और 11th तो बेहतर होगा ही होगा। क्या बोले हैं? वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा को हम लोग कुछ और भी कह सकते हैं, आयनन की मात्रा। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। क्या होता है? वियोजित अणुओं की संख्या, तो कितने लोग टूट गए और बटे कुल अणुओं की संख्या, कुल कितने अणु मिलाए गए। अच्छा ध्यान से बताओ, अगर परबल अम्ल और परबल क्षार रहे तो कितना आएगा अल्फा का मान? ये क्योंकि जितना मिलाओगे उतना सब टूट जाएगा। तो 100 मिलाओगे 100 टूट जाएगा, 100 बटे 100 कितना आएगा? लेकिन परबल ना हो, दुर्बल हो तब 1 से कम आता है। तो इसको फार्मूला लिख लेंगे और नीचे बता देंगे। नेक्स्ट रीडिंग नोट पार्ट में लिख देना, ध्यान देना। एक टर्म होता है आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक। अच्छा ये जानते हो आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक एक इक्विलिब्रियम ही है। इक्विलिब्रियम को ध्यान देखना। पहले नंबर जल के लिए, हम किसके लिए लिखे? जल भी टूटता होगा कि नहीं? H2O जब टूटेगा तो किसमें जाएगा? H+ और OH-। अगर ये इक्विलिब्रियम होता है तो इस इक्विलिब्रियम में जब निकाला जाता है कांस्टेंट, तो कैसे निकालोगे? H का कंसंट्रेशन एक जो लिखता था OH का बटे अलग है कि इसके लिए हम यहाँ KW लिखते हैं वाटर की वजह से। क्या लिखेंगे? KW। जब पानी में आप निकालते हो साम्य स्थिरांक, अच्छा जैसे वहां पे आप साम्य स्थिरांक कहते थे, ऐसे यहाँ पे क्या कहते हैं? आयनन स्थिरांक या फिर वियोजन स्थिरांक कहते हैं। और पानी के लिए निकालते हैं तो KW लिखते हैं। के वही कांस्टेंट, वहां KC लिखते थे। KC में ऐसे तो करते थे इनका बटे इतना। ऐसे अम्ल के लिए, जब अम्लों के लिए करो तो यहाँ नाम बदल जाता है। अम्ल क्या? कोई अम्ल बताओ, आपको पता होगा परबल अम्ल तो भाई पूरा टूट जाते हैं, दुर्बल अम्ल गड़बड़ है। तो दुर्बल अम्ल कोई ले लो, CH3COOH। इसको जब तोड़ोगे ना तो ये इस वाले में टूटेगा, मतलब आप कुछ टूटेगा और कुछ नहीं टूटेगा। तो क्या बनाएगा? CH3COOH एसीटेट और ऐसे पढ़ाए में होंगे ये एसीटेट आएगा, ये हाइड्रोजन आएगा, ये बीच में प्लस लगा हुआ होगा। अब ऐसे में अगर हम लोग इसमें कांस्टेंट निकालें साम्य स्थिरांक, कैसे निकालेंगे? एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन या आयन का कंसंट्रेशन अपॉन इसका, यहाँ के लगा देंगे। क्यों ये लगा रहे हैं? एसिड की वजह से। ये जैसे वहां साम्य स्थिरांक चलता था KC, ऐसे यहाँ आयनन स्थिरांक चलता है
क्या चलता है, आयनन स्थिरांक। लेकिन बात याद रखना कि दिमाग में हम लोग आयनन स्थिरांक वाले में वाटर के लिए Kw लिखते हैं, एसिड के लिए A लिखते हैं, अगला बेस, क्षार के लिए B लगाएंगे, वहां Kb लिखते हैं। कोई क्षार बताओ, अरे दुर्बल क्षार बताना पड़ेगा, NH4 हो जाए तब ये टूटेगा तो इसमें जाएगा अमोनियम आयन और OH माइनस आयन। आपको पता होगा कि जो OH माइनस देते हैं वो क्षार होते हैं, जो H प्लस देते हैं वो अम्ल होते हैं। कौन बताया था सर, RNDS। और यहाँ पे हम जो कांस्टेंट निकालेंगे वो क्या बताएंगे, अमोनियम की सांद्रता हाइड्रोक्साइड की सांद्रता बटे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता। इसमें हम क्या लगाएंगे, Kb। इनके सांद्रता को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो एक Kw होता है, Ka होता है, Kb होता है। आगे लवण के लिए आपको पता होगा, लवण के लिए लवण की सॉल्युबिलिटी होती है, तो यहाँ एक अलग वर्ड करते हैं, विलयता गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयता गुणनफल। नमो बदल देते हैं। लवण में देखो, वहां पे तुम साम्य स्थिरांक कहते थे, Kc से दिखाते थे, यहाँ सब में आयनन स्थिरांक कह रहे हो Kw, Ka या Kb से। पानी के लिए Kw, अम्ल के लिए Ka और क्षार के लिए Kb। और लवण के लिए आयनन स्थिरांक नहीं कहते हैं, विलयता गुणनफल कहते हैं, गुणनफल। विलयता गुणनफल निकालने के लिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हम लोग जैसे कोई साल्ट आपके पास है, तो मान लो कोई साल्ट बता दे, MX है, ये टूटेगा, या कोई साल्ट नॉर्मल ले ले, NaCl भी तो साल्ट है, क्या बनेगा, Na प्लस और Cl। ये दुर्बल में ये ज्यादा उपयोजित हो जाता है, लेकिन फिर भी मान लो इक्विलिब्रियम में तो इस तरह का बनाएगा, और इस तरह का बना रहा है तो इसको KSP कहते हैं। क्या कहते हैं, KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लवण वाले साल्ट नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलयता गुणनफल। इसी का इंडिकेशन क्या बनेगा, Na प्लस की Cl माइनस की और बटे, अच्छा NaCl यहाँ होता किसमें, ये तो एक्वस में चला गया, पानी में, लेकिन ये पहले किसमें रहता है। और सॉलिड के लिए आपको बताया, एक बताए थे, तो सॉलिड के लिए एक था, तो चूंकि सॉलिड के केस में तो इसको हम एक कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा, और Cl। इन सब में एक नहीं होगा, क्योंकि सबकी तो अपनी मोलरिटी हो सकती है, बट लवण में तो आपको पता होगा लवण साल्ट होते हैं, क्योंकि